हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो फालतू बात छोड़ के पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एज आई डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो कि हम लोग सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करेंगे। सो हेयर इज़ अ कॉम्प्रिहेंशन जिसको आपको पढ़ना है, फिर आपके क्वेश्चंस होंगे और फिर आपको आंसर सिलेक्ट करना है। Read the following passage carefully and answer the question given below it. मतलब इस पैसेज को अच्छे से पढ़ो और नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनको अच्छे से उनका आंसर करो, ठीक है? Certain words are printed in bold in the passage to help you locate them while answering some of the question. यहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प करने के लिए कुछ कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर दिया, बट ऐसा पेपर में नहीं होगा क्योंकि पेपर में हेल्प थोड़ी मिलती है, पेपर में तो आपको खुद से करना पड़ता है ना। लेट्स स्टार्ट। What is immediately needed today is the establishment of a world government or an international federation of mankind. क्या कह रहा है कि आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि एक अच्छी गवर्नमेंट, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, फेडरेशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो लोगों को ह्यूमैनिटी, लोगों की दिक्कतों को समझे, उनको इक्वली ट्रीट करे, उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। इट इज़ द मोस्ट नेसेसिटी ऑफ द वर्ल्ड टुडे। मतलब आज दुनिया में ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ऑल दोज पर्सन्स हु विश टू सी ऑल ह्यूमन बींग्स हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस नेचुरली फील इट नीनली। और उन लोगों के लिए जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, जीवन में अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, मतलब किसी के साथ बुरा ना हो, सब खुश रहे, सबको एक इक्वालिटी फील हो, सबको ऐसा लगे कि हाँ हम अगर कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसका वो गलत के ऊपर कोई खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है या हमारी बातों को सुना जा रहा है। ऑफ कोर्स एट टाइम्स वी फील दैट many of the problems of a political, social, linguistic and cultural life would come to an end if there were one government all over the world. क्या है कि अगर दुनिया में सिर्फ एक ही सरकार हो, सोचो क्या होगा अगर दुनिया में सिर्फ एक सरकार चल रही है, कभी इलेक्शंस ही ना हो, तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना। फिर तो सरकार हम पे कितना भी अत्याचार कर रही है, टैक्सेस बढ़ा रही है, हमारी बातें नहीं सुन रही, इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, कास्ट के बीच में डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, कलर के बेसिस पे लोगों को डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, रेसिज्म हो रहा है। तो ऐसा होगा तो सोसाइटी में तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर हमारी इससे क्या होगा, हमारी पॉलिटिकल लाइफ तो खराब होगी, हमारी सोशल लाइफ भी खराब हो जाएगी। आपस में सोशल लाइफ कैसे खराब होगी? जातिवाद होगा, people will differentiate each other on the basis of the caste, they will differentiate each other on the basis of the color. तो हम लोग देखते हैं हमारी सोसाइटी में होता है, बट अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो बहुत बहुत ही रेयर ऐसा नहीं होता। वो कुछ कुछ एरियाज में हो जाता है या कुछ कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, उस वजह से हो जाता है। लिंग्विस्टिक, हमारी भाषा पे भी, लिंग्विस्टिक इज योर लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारे कल्चरल रूट्स को भी ये चीज़ अफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर कोई सरकार है वो अपने ही कल्चर को क्या ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, हमारे कल्चर को नहीं दे रही, अपनी भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, हमारी भाषा को नहीं दे रही, तो यू विल फील डिफ्रेंशिएटेड। आपको लगेगा कि यार हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Travelers, businessmen, seekers of knowledge, and teachers of righteousness know very well that great impediments and obstruction are faced by them when they pass from one country to another. यहाँ पे मैं आपको स्लाइड पे क्यों लेके आई हूँ ये ध्यान दो। वहाँ पे दो वर्ड्स लिखे थे, आपने नोटिस किया होगा, राइटियसनेस और इम्पेडिमेंट्स। अब यहाँ पे इसका मीनिंग जान लो, जिनको नहीं पता या जिनको पता भी है, ये वर्ड्स की मीनिंग या तो आप नोट कर लो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी जस्ट नोट देम डाउन इन योर नोटबुक, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। राइटियसनेस का मीनिंग है बिहेवियर दैट इज़ मॉरली राइट, गुड, स्पेशली अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन। मतलब कि ऐसा बिहेवियर कि जो हाँ ये सही है और एक धर्म के अनुसार भी ये सही बिहेवियर है। इम्पेडिमेंट्स मतलब ऑब्स्टिकल, रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उसको कहते हैं हम ऑब्स्टिकल। are faced by them when they pass from one country to another.
एक्सचेंज ए गुड गॉस्पेल अमंग देयर फेलो मैन। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली में सोसाइटी के बारे में चिंता होती है। उन्हें क्या चिंता होती है? उन्हें ये चिंता होती है कि यार सोसाइटी में अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। वो सबको समझाते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हमारी सोसाइटी पे ही अफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमैनिटी को अफेक्ट पड़ेगा। तो वो ये चीज़ें समझाते हैं, तो उनको भी कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्या होता है, कोई दुनिया में अगर अच्छी बात बता रहा है, कोई कह रहा है अरे ये मत करो, उसको 10 लोग टोकने वाले होंगे और 10 लोग उसकी बात समझने वाले भी होंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हो तो आपके रास्ते में रुकावटें नहीं आती, बहुत रुकावटें आती है, बहुत लोग आपको टारगेट करते हैं, ऐसा होता है। In the past, goods get information and make an effort to spread religious sects, divided one set of people against the other. क्या होता था पुराने ज़मानों में? एक कास्ट है, जैसे ब्राह्मण हो गए, दलित जातियाँ हो गई। अब तो ऐसा नहीं होता और हमें कास्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करना चाहिए। सब इक्वल है, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, हर किसी को इक्वल राइट मिलने चाहिए। पहले क्या करते थे कि तुम जर्नल कास्ट के हो, तुम अपर कास्ट के हो, तो तुम्हें ये अपर कास्ट वालों को क्या मिलता था पहले ज़माने में? अच्छी एजुकेशन मिलती थी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती थी, और लोअर क्लास वालों को लोग अनटचेबिलिटी उनके साथ करते थे कि तू तो नीच जाति का है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सब ह्यूमंस इक्वल होते हैं, सबको प्यार ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। डिफरेंसेस एंड व्हेन साइंटिफिक नॉलेज has falsified the superstition, they have enabled human beings of all religious views and of all races another. It is the government of various countries that keep people of one country apart from those of another. क्या होता है कि साइंस ने तो इन अंधविश्वासों को खारिज भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर क्या होता है ना, गवर्नमेंट जो होती है ना अलग अलग देश की, दैट की पीपल ऑफ वन कंट्री अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफ अनदर, एक देश के लोग को दूसरे देश के लोगों से अलग रखती है। हर कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रेजेस। तो दो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड वन इज गॉस्पेल। क्या है गॉस्पेल? एन अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ, मतलब ऐसी सच्चाई जिसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठ सकता कि हाँ भाई सच्चाई है तो है। फोर्थ इज फॉल्सिफाइड, प्रूव फॉल्स, गलत साबित होना। फिफ्थ इज रेक्टिट्यूड, द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बिहेविंग इन अ करेक्ट एंड ऑनेस्ट वे। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो दिखाती है कि आप ईमानदारी के पाथ पे चल रहे हो, आप अच्छे से सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग क्या है, आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो। रिलीजियोसिटी, टू रिलीजियस, मतलब धार्मिक होना। स्क्रैपुलसनेस, केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल, मतलब हर चीज़ को एक डिटेल से देखना कि इसमें ये है, इसमें ये चीज़ है। यहाँ पे आपके आ जाता है क्वेश्चन। अब देखो, अगर तो आपने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया, आपको मीनिंग्स आ गए, तो फिर बल्ले बल्ले है, तब तो आपको आंसर आप क्रैक 2 मिनट में कर लोगे। बट अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आ रहा, उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा, घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मीनिंग ना हमें सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल जाता है वर्ड्स का, और उसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिवाइड्स पीपल ऑफ अ कंट्री अगेंस्ट अनदर। एक कंट्री के लोगों को दूसरे कंट्री के लोगों से कौन अलग करता है? इट्स वेरी इजी, अभी तो बताया था, गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज। क्या है इसका आंसर? गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज। इसका आंसर है कि सरकार, अलग अलग देशों की सरकार लोगों को एक दूसरे से अलग रखती है। सेकेंड इज व्हाट विल द वर्ल्ड गवर्नमेंट बी एक्सपेक्टेड। दुनिया में सरकार कैसी होनी चाहिए? इट विल अरेंज फॉर interplanetary contracts, it will end all wars for all this time to come, it will bring about a moral regeneration of mankind, it will bring about universal happiness and prosperity। क्या होगा? सरकार ऐसी होनी चाहिए जिससे हर कोई खुश हो और लोगों में उन्नति करे, संसार में उन्नति हो, दुनिया में कंट्री की उन्नति। उन्नति मतलब देश अच्छा चले, सब खुश रहे, देश की उन्नति, अच्छी इकोनॉमी हो। थर्ड क्वेश्चन,
which of the following problems has not been mentioned in the passage as likely to be solved with the establishment of government? इसमें ऐसी कौन सी चीज नहीं लिखी है जो पैसेज में लिखी होनी चाहिए as likely to be solved with the establishment of government, जो सरकार के establishment से solve हो जाएगी? सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर आपका होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. Now, the most appropriate title of the passage may be. तो आपको टाइटल पैसेज आपने पढ़ लिया, अब आपको एक टाइटल सजेस्ट करना है. द evils of the world order, the man can make his destiny, the need of world government, the role of a religion in the modern times. I guess ये सबको क्लियर होगा. The need of world government, दुनिया में क्या है? वर्ल्ड गवर्नमेंट की ज़रूरत है ताकि हर किसी को वही इक्वालिटी मिल सके, किसी के साथ गलत ना हो, राइट्स मिल सके, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके. In the past, religious sects united the people with one another, interfered in political affairs, did a good job by way of spreading messaged love and peace, divided one set of people from another. क्या हुआ है पुराने ज़माने में धर्मों की वजह से? क्या हुआ है? वन सेट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर. क्या हुआ है? इससे एक सेट के पीपल को दूसरे सेट से अलग कर दिया गया है कि एक जाति को दूसरी जाति से अलग हो गया. इस वजह से क्या हुआ? लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी लोगों को, बहुत लोगों को दुख पहुंचा, बहुत लोग इस चीज़ से अफेक्ट हुए. ये पैसेज है आपका नरेटिव पैसेज. जैसा कि मैंने आपको बताया था, नरेटिव में यू विल हैव योर कैरेक्टर स्केच, आपके प्लॉट होगा, आपका समरी होगा. तो यहाँ पे ये है. लेट्स हैव अ लुक. Read the following passage carefully and answer the questions given below. Certain words have been printed in bold to help you locate them while answering some of the questions. Again, the same statement. Now, here comes the narration. Keshav and Yash lived in neighboring villages. Keshav और यश क्या थे? पड़ोसी गांव में रहते थे. Once a fair was held nearby and they set off from their homes hoping to do some business there. एक दिन वो अपने घर से उठे, उन्होंने बोला चलो भाई आज एक बिजनेस करके आते हैं. केशव filled a sack with cheap cotton. केशव ने अपना झोला भर दिया चीप कॉटन से. चीप मतलब हल्की क्वालिटी का कॉटन से. ओवरलेड इट विद अ लेयर ऑफ फाइन वूल. उसके ऊपर एक वूल की फाइन एक लेयर लगा दी. एंड सेट ऑफ फॉर द फेयर. और वो मेले में जाने के लिए तैयार हो गया. मीनवाइल यश कलेक्टेड सम ओल्ड क्लोथ्स. यश ने क्या किया? पुराने कपड़े इकट्ठा किए. पुट अ लेयर ऑफ sheer कॉटन ऑन टॉप एंड मेड हिज वे टू द फेयर. और उसके ऊपर से कॉटन लगाया और चल दिया मेले. Each stopped to rest under a tree and got to talking. अब वो पेड़ के नीचे रुके, वहाँ पे थोड़ी बातें की होंगी. I have the finest wool in my sack. मेरे पास सबसे अच्छी वूल है. कौन कहता है? बोस्टेड केशव. केशव ने बड़ी बातें कहते हैं ना, बहुत बातें फेंकता है यार वो. तो उसने ऐसे फेंकते हुए कहा कि मेरे पास सबसे अच्छी वूल है. Not to be outdone, Yash said, I have cotton of the most superior quality. अब इसी बात पे यश भी कहता है हाँ मेरे पास भी बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन है. ऐसा नहीं है तुम्हारे पास है, मेरे पास भी है. The two struck a deal. उन्होंने एक डील करी. They would exchange their goods and since wool was more expensive, Yash would pay Keshav an extra rupee. उन्होंने एक डील करी, एक दूसरे से अपने गुड्स एक्सचेंज किए. उसके बाद क्या हुआ? यश को ज़्यादा पैसे देने पड़ गए केशव को, क्योंकि वूल क्या है? महंगी है. बट यश हैड नो मनी ऑन हिम. पर यश के पास तो कोई पैसे ही नहीं थे. सो आफ्टर एग्रीइंग टू पे केशव लेटर, उसने सोचा, उसने एग्री की, हाँ चलो एग्री हो गया कि कोई नहीं तेरे पे नहीं है तो तुम मेरे को बाद में दे दियो. दे वेंट होम. वो घर चले गए. लाफिंग एट ईच अदर्स फॉली. एक दूसरे की बेवकूफ़ी पे हंसने लगे. It did not take them long to discover that they had been duped. अब दोनों को ये पहचानने में, देखो दोनों का माल ही नकली है और दोनों को पहचानने में भी देर नहीं लगी कि अरे इसने तो मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, इसने तो मेरे साथ घोटाला कर दिया. The next day
अगले दिन केशव लैंडेड एट यश हाउस, केशव यश के घर पे गया. यू चीट, गिव मी माई रुपी एटलीस्ट, तुम धोखेबाज हो, मेरे पैसे वापस करो. कौन कहता है? केशव यश के घर पे जाके कहता है कि तुम तो धोखेबाज हो, मेरे पैसे तो वापस करो. यश वॉज अनट्रबल्ड बाय केशव्स वर्ड्स, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसके शब्दों से. ऑफ कोर्स, बट फर्स्ट हेल्प मी फाइंड द ट्रेजर एट द बॉटम ऑफ द वेल. ठीक है, पर तुम पहले मुझे जमीन के नीचे जो खजाना है उसको ढूंढने में मदद तो करो. वी कैन डिवाइड इट, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. कौन कहता है? यश कहता है केशव से. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, खो नहीं जाना है बिल्कुल. पैसेज में ध्यान रखो क्या पढ़ा रहे क्या पढ़ रहे, तभी आप आंसर्स को फाइंड कर पाओगे कि किसका क्या आंसर है. सो केशव वेंट इनटू द वेल, केशव वेल में गया. बट ईच टाइम यश हॉल्ड अप द बकेट केशव हैड फिल्ड, ही सेड ओ नो ट्रेजर हेयर. और हर बार क्या कहता था? केशव वो बाल्टी को भर के देता था और केशव उसको गिरा के ऐसे कहता था इसमें तो कोई ट्रेजर ही नहीं है. ट्राई अगेन, केशव सून रियलाइज, वो कहता दोबारा ट्राई करो, कोशिश करो, मिल जाएगा. ये केशव सून रियलाइज ही वॉज बीइंग यूज्ड एज अ फ्री लेबर टू क्लीन द वेल. तो केशव को बाद में रियलाइज हुआ कि उसका तो बेवकूफ़ बन रहा है, वो तो उसका इस्तेमाल कर रहा है कि एक तो भाई कुएं में भी मैं गया हूँ, काम भी मैं ही कर रहा हूँ, अब मेरा बेवकूफ़ बना रहा है. सो ही गेव अ लाउड शाउट, वो जोर से चिल्लाया, हेयर इज द ट्रेजर, ये रहा ट्रेजर, वॉच आउट इट्स हैवी, ध्यान से रखो, ये बहुत भारी है. यश वॉज अमेज्ड एट दैट देयर एक्चुअली वॉज ट्रेजर इन द वेल. वो भी एकदम अचंभित हो गया कि अरे सच में ही इसके अंदर तो ट्रेजर है. As soon as he pulled up the bucket, he threw away the rope so that Keshav could not come up. अब देखो यश ने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही उसको पता चला कि इसके अंदर सच में खजाना है, उसने रस्सी छोड़ी और केशव कुएं के अंदर. But what did he find in the bucket? पर उसको बकेट के अंदर मिला क्या? केशव covered in mud, केशव पूरा मिट्टी में ढक गया. They began fighting again. फिर से लड़ाई शुरू हो गई. Soon it got too dark to continue and they left for their homes. अब उनकी लड़ाई झगड़े में रात ही हो गई. अब रात हो गई तो उन्होंने बोला छोड़ो अब चलो घर चलते हैं. But केशव did not give up easily. केशव हार मानने वालों में से नहीं था. He arrived at यश house a few days later. उसने क्या किया, कुछ दिन बाद वो यश के घर गया. उस लड़ाई उसको यहीं पे ख़त्म नहीं करनी थी, वो आगे बढ़ा. उसने कहा अरे ऐसे कैसे, मैं आगे देखो. अब क्या होता है, यश स्पॉटेड हिम एंड टोल्ड हिज वाइफ. यश उसको देख लेता है और अपनी वाइफ को कहता है आई विल प्रिटेंड टू बी डेड. मैं ऐसा करूँगा, मतलब ऐसा एक ढोंग रच लेते हैं कि मैं मर गया, मान लो मैं मर गया, ठीक है. केशव विल हैव टू गिव अप. और इस कारण से क्या हुआ भाई, अब मैं रहा ही नहीं तो केशव क्या करेगा पैसे लेके. But when Keshav heard Yash's wife wailing, he rushed out to gather the villagers. अब जब केशव ने सुना अरे भाई यश की वाइफ तो रो रही है, हाँ उसने क्या किया, वो भागा, पूरे गांव वालों को लेकर आया कि देखो इसकी बीवी रो रही है, कि यश की बीवी रो रही है. But the villagers thought she was too grief stricken. Once they reached the cremation ground, Keshav told the villagers, "It is getting dark." गांव वालों ने क्या सोचा कि अरे बेचारी अपने गम में, तो वो उसके कहते हैं ना किसी का मरने के बाद तिथि होती है तो उसमें गए. अब मरने का कार्यक्रम होता है, जब कोई मर जाता है तो बहुत सारे उसकी क्रिया करते हैं, कार्यक्रम होते हैं. तो उसके बाद क्या हुआ, when the villagers had left, अब जब गांव वाले चले गए थे, केशव said to यश, stop pretending, give me my money. केशव यश को क्या कहता है, ये फालतू के ढोंग रचना बंद करो, मेरे को मेरे पैसे दो. Give me my money. Now a gang of thieves came upon them, and seeing one figure seated on the funeral pyre and another standing next to him. अब चोर आ गए भाई. अब चोरों ने देखा कि एक तो जो मरा हुआ शख्स उसके सामने बैठा हुआ है, एक खड़ा हो रखा है टॉकिंग, और उन्होंने देखा पायर एंड अनदर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम टॉकिंग, वो लोग बातें कर रहे हैं. They assumed them to be ghost. उसने सोचा अरे कहीं भूत तो नहीं है, चोरों ने क्या सोचा कि ये कहीं भूत तो नहीं है. And dropped their bag of stolen goods and left at
टॉप स्पीड। अब चोरों ने सोचा भाई भूत, भूत से तो किसी का भी पाला पड़ेगा, तो भाई भूत तो भूत ही होता है। उन्होंने भी सोचा ये भूत है। अब उन्होंने सारा सामान वहीं छोड़ा और वो भगे जितना तेज वो भाग सकते थे। The two saw the bag full of gold and silver. अब उन दोनों ने क्या देखा, अरे सोने चांदी का बैग, पूरा ऐसे पूरा झोली भरी हुई है। Ornaments and divided it between themselves. उन्होंने देखा सोने चांदी के जेवर है, उन्होंने आपस में बांटे। केशव मेड श्योर ही गॉट एन एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। फिर यहाँ पे भी केशव ने अपनी चालाकी दिखाई, उसने यहाँ पे भी ध्यान दिया कि मेरे को एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन मिल जाए। एंड द अकाउंट वॉज सेटल एट लास्ट। और अंत में क्या हुआ, उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया। तो देख रहे हो पैसों के कितने लालची हैं। नाउ वोकैब्युलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो भाई, अब कहानी तो सुन ली, अब थोड़ा मीनिंग्स की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं, है ना। पेपर में मीनिंग भी तो आएगा आपको, तो आप मीनिंग कैसे बताओगे। Not to be outdone, not wanting to let somebody else do better. किसी को अच्छा नहीं करने देना, इसका मतलब ये होता है। Not to be outdone का not wanting, नहीं चाहते कि कोई to let somebody do better, तुम कोई अच्छा काम करे, नहीं चाहते कि इसका अच्छा हो। Folly, foolishness मतलब बेवकूफ़ी। Duped, fooled। देखो फूल हम लोग क्या बोलते हैं, उसने मेरे को फूल बना दिया। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूप्ड। तो ड्यूप्ड कोई नया वर्ड तो है नहीं, बट जिनके लिए नया है वो ध्यान दे लो। ड्यूप्ड का मीनिंग है फूल। नाउ होल्ड अप, ड्रॉ स्लोली हेविली, धीरे धीरे ड्रॉ करो। गिव अप, एडमिट डिफीट। गिव अप, भाई अब कोई चैलेंज होता है ना, आप क्या कहते हो, आई गिव अप, मेरे से तो नहीं होगा, मतलब आप अपनी हार मान लेते हो। ग्रीफ स्ट्रिकन, सॉरोफुल थ्रू लॉस। क्या होता है, कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है या पूरी घटना घट जाती है तो हम क्या ग्रीफ में, कोई भी इंसान हो ग्रीफ में चला जाता है। सॉरो थ्रू लॉस, उसके कारण क्या होता है, दुख आता है, पीड़ा आती है। अब क्या होता है, हम किसी को खो देते हैं तो उसके कारण हमारे मन में एक उदासी, एक रोने जैसा भाव, एक अजीब सा माहौल होता है ना। swindled, cheated. Strike a deal, to make an agreement with somebody in which both sides have advantage. Strike a deal मतलब कि ऐसी डील जिसमें इस पार्टी को भी फायदा और इस पार्टी को भी फायदा हो। Discover, to realize. I came to discover मतलब मेरे को ये रियलाइज हुआ, मेरे को ये पता चला। Struck, reached. अब आते हैं क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ। चलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गेट रेडी, क्विक, फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ये इजी है, आई नो ये हर कोई कर लेगा, दे आर वेरी इजी। एक बार जरा क्वेश्चंस की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। व्हाट वर केशव एंड यश क्वेरलिंग अबाउट। केशव और यश किस बारे में लड़ रहे थे। द कॉस्ट ऑफ वूल, द इंटरेस्ट ऑन द लोन यश हैड टेकन, डिवाइडिंग द Helps treasure equally, the money Yash owned Keshav. इसका आंसर क्या होगा कि जो ट्रेजर है उसको इक्वली बांटने के लिए नहीं, द मनी यश ओन्ड केशव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है कि जो पैसे यश ने केशव को देने थे उस चीज के ऊपर वो लड़ रहे थे। हालांकि दोनों ने बेवकूफ तो एक दूसरे को बनाया था, पर यहाँ पे क्या हुआ, केशव के पास वूल थी और वूल कॉटन से महंगी होती है, तो वो उसके पैसे नहीं दे रहा था। क्यों, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को चूना लगाया था। नेक्स्ट इज योर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई वर द टू मेन हैप्पी डिस्पाइट नॉट गोइंग टू द फेयर। हालांकि देखो, अब वो घर से तैयार हुए, बिल्कुल सारा सामान रखा और सोचा मेले में आज कुछ बेच के आएंगे, पैसे कमाएंगे, पर वो मेले में तो गए नहीं, तो फिर वो खुश क्यों हुए। दे हैड मैनेज टू बाय वट एवर दे नीडेड ऑन द वे, दे हैड गॉट अ गुड डील इन एक्सचेंज फॉर अ रुपी, दे हैड बिकम फास्ट फ्रेंड्स एंड हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी इन द बार्गेन, ईच थॉट ही हैड गॉट द बेटर डील एंड हैड स्विंडल द अदर। इसका आंसर क्या होगा, डी। दोनों को लगा, केशव को भी यश को भी, कि मैंने तो उसको चूना लगा दिया, अरे आज तो मैंने अच्छी डील कमा ली, मतलब माल भी नकली और पैसे भी अच्छे मिल गए। थर्ड क्वेश्चन,
Why did यश request केशव to go down into the well? यश ने केशव को क्यों रिक्वेस्ट किया कि जरा कुएं की गहराई में जाओ? He knew Keshav was smart and would clean it thoroughly. He was in search of treasure that he had buried to trick Keshav into cleaning it. His wife had refused to help him. उसने उसको क्यों करा? ताकि इसी बहाने अब केशव जाएगा तो वो वेल को साफ भी कर देगा. किसकी चाल थी ये? यश की चाल थी. इसलिए उसने कहा कि केशव भाई तुम कुएं में जाओ. एंड here ends the slide. तो हमारे क्वेश्चंस यहीं पे ही ख़त्म होते हैं. इसके अलावा भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको रिवीजन के लिए पेपर्स मिलेंगे. आप अपने आप से भी मटेरियल्स डाउनलोड करें. बहुत सारी साइट्स है, आपको बहुत हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे. उनको सॉल्व करना है, कोई चीटिंग नहीं, खुद से मेहनत करनी है. We'll meet in next video with more comprehension passage. Till then, practice hard and keep going on. All my wishes are with you. Thank you so much.